चलिए अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया था हम जी, बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? इसलिए को स्टार्ट किया है क्वेश्चन। टेबल बनाना था सर फर्स्ट रिक्वायरमेंट में। कहाँ से शुरू होता है टेबल? किस डेट से शुरू किया? नहीं, डेट बता देना, अपना आंसर रखें सामने, एक दो चीजें बता देना। ये मुझे अंदाजा आपने कर लिया होगा, लेकिन एक दो फिगर से बता दो। 1 अप्रैल किस बैलेंस से शुरू किए? प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग करवा दो। 5000 के 5 रेंटल थे, लेकिन पहला एडवांस में था, फिर 4 रेंटल्स रह गए जिसकी अपने प्रेजेंट वैल्यू से वर्किंग की, सॉरी एन्युटी से वर्किंग की 1 प्लस 25% -4। देन फिर में एक परचेज ऑप्शन भी है +700। परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है, तो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगा क्योंकि एक ही अमाउंट है, और माइनस, ठीक है जी। ये आंसर फाइनल 17,000। जी सही, सब ईयर कैलकुलेट करने में इशू नहीं है। मसला आपको आया होगा कि अकाउंटिंग एंड हो रहा है 31 दिसंबर पे, लेकिन लीज की स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल, और एनुअल रेंटल्स अगर एरियज में है तो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट से नहीं है, वो लीज एग्रीमेंट के स्टार्ट से फिर एरियर काउंट करेंगे ना एनुअल। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 देखना डायरेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 में लीज स्टार्टिंग डेट क्या थी? 1 मार्च। तो एनुअल रेंटल था, फर्स्ट रेंटल एरियज में कब आएगा? क्या ख्याल है, कहां से काउंट करना है ईयर्स? लीज के एग्रीमेंट की डेट से या अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट से? लीज डेट से शुरू करना है। तो इसी तरह ये जो लीज वाला ईयर है क्वेश्चन नंबर 4 में, लीज का ईयर तो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल पे, तो फर्स्ट रेंटल हो गया 1 अप्रैल 14 पे, सॉरी 4 14 4, और नेक्स्ट रेंटल फिर 1 अप्रैल 5 एंड सो ऑन। तो ईयर एंड और है, 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है, लेकिन एग्रीमेंट जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, कोई और इशू में तो टेबल बनाने में मसला आया जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया ना? प्लीज यार ये करना शुरू कर दीजिएगा, छोटे छोटे काम। सेकंड रिक्वायरमेंट रखें सामने। अब एंट्रीज है रिक्वायर्ड नहीं थी, तो क्या विदाउट एंट्रीज भी कोई स्टेक्स ट्राई किया जा सकता है? इनिशियल एंट्री बता दें क्या हुई? तो 17,037 से राइट ऑफ यूज एसेट भी रिकॉर्ड हुआ। डेप्रिसिएशन बता दें, यूजफुल लाइफ या लीज टर्म? वाई? क्योंकि रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, इसलिए आप शुरू से ही डेप्रिशिएट करेंगे ओवर 8 इयर्स। बाकी बता दें कोई और इशू कर रहा था? एक 9 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, इंटरेस्ट पेबल एक आ रहा है, जरा टेबल रखें सामने जरा। ये इंटरेस्ट है 3009, इसकी कोई डेट बताएं कब से कब तक है? 1 अप्रैल 2005 से या 4 से टू 31 मार्च। उस्मान मार्च, ये तो अपने एग्रीमेंट के मुताबिक बना है ना टेबल?
तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के टाइम पीरियड का इंटरेस्ट आपने पूरे साल का कैलकुलेट किया हुआ, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब बनाएंगे या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब 31 दिसंबर पे एंड होगी, तो इसमें से फिर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, प्लीज एनी अदर क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे है, उसमें जरा नोट्स वाला पार्ट रह गया था, इसमें एक्सट्रैक्ट तो शायद कंप्लीट कर लिए थे कल। एक नजर रिवाइज करने जी, क्या बात हो रही थी जरा क्वेश्चन नंबर 3 जरा ढूंढे क्या क्या किया था उसमें, बल्कि उसमें भी 3rd ईयर की एंट्रीज रहती थी। 3rd ईयर की एंट्रीज के लिए स्पेस रखी थी सर आपने, एज इट इज स्पेस वापस तो नहीं आ गई, जरा चेक करें जरा, रखी नहीं थी। जी हमने एंट्रीज की रिक्वायरमेंट ए में, रिक्वायरमेंट बी में एक्सट्रैक्ट्स आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, और रिलेटेड नोट्स भी मांग रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। आ जाए जरा, अब अगर नोट्स मांगे हो लीज के क्वेश्चन में, लेसी को क्वेश्चन हो, तो क्या करना है, शुरू करें जरा वर्किंग, बस आसत एक्सप्लेन करते हैं। कुछ नई बातें जरूर है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन शायद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कोई इतना इशू नहीं है। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी बिजनेस नेम हेडिंग बनाना जरा, मेरिकल टेक्सटाइल लिमिटेड, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही कहा मैंने? 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है ना, इसमें कोई डिस्क्लोजर्स बनना है, तो हेडिंग लिखना है नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। for the year ended 31st December, सॉरी 30th जून, हाँ जी 2012 पे मांगे हुए, लेकिन कंपैरेटिव भी बनाना है। देन सर अगर आप लीज का क्वेश्चन कर रहे हो लेसी के एंगल से, लीज का क्वेश्चन कर रहे हो लेसी के एंगल से, और आपसे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग लिए जाएं, तो आपने फिर क्या क्या बनाना है, पहले ये जरा रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट ढूंढना जरा, जो क्वेश्चन नंबर 3 आप कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के नीचे पहले पढ़ लें थोड़ा सा, फिर उसको अप्लाई करते हैं। लीज के क्वेश्चन में अगर आप लेसी की अकाउंटिंग कर रहे हैं और आपसे नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांग लिए जाएं, तो आपने 2 चीजें या 3 कह लें, 2-3 चीजें मेन क्या याद रखनी है, वो नोट्स पढ़े जरा, मिल गया कहाँ कह रहा हूँ, रिक्वायरमेंट के नीचे पॉइंट 1 पढ़े जरा। इफ नोट्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लीज, lessee shall lessee will disclose the leased asset as per IAS 16 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिलाया जरा, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लीज्ड एसेट राइट ऑफ यूज के नाम से आ रहा, तो बड़ा इसका उसी तरह से एक स्केड्यूल बनना है जिस तरह IAS 16 में एक स्केड्यूल होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक स्केड्यूल उठा देगा यार, कितने कॉलम्स होते हैं, जितने एसेट्स की क्लासेस होती हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, और अगर एक से ज्यादा क्लासेस हो तो टोटल का एक कॉलम भी होता है। तो राइट ऑफ यूज एसेट के लिए उसी तरह जिस तरह ये 16 में एक स्केड्यूल बनता है, तो वो नोट्स में राइट ऑफ यूज एसेट का एक स्केड्यूल बने, तो वो भी इंशाल्लाह बनाते हैं। एंड नंबर 2 एज वेल एज, ये आपके लिए जरा नई चीज है, मेच्योरिटी एनालिसिस ऑफ लीज लायबिलिटी। असल में पहली एंट्री हमारी है एक राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट है, और दूसरा उसका फैक्ट है लीज लायबिलिटी क्रेडिट है, तो राइट ऑफ यूज का स्केड्यूल बनना और लीज लायबिलिटी का एक मेच्योरिटी एनालिसिस बनना है एज पर IFRS 16। अब ये क्या होता है ये मैं अभी बना के दिखाता हूँ। And in addition to these, एक point number 2 भी पढ़ा, a narrative paragraph about lease as given in question is also required to be written after the disclosure। narrative paragraph का मतलब एक
सॉर्ट ऑफ इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें ये जो लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एनुअल रेंटल कितना है, लीज टर्म कितनी है, तो परचेज ऑप्शन है या नहीं है, इसको भी एक थ्योरेटिकल फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में लिख के शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करना होता है। तो 3 चीजें हो जाएंगी शायद इन पॉइंट 1 और 2 में। सबसे पहले एक स्केड्यूल है एज पर I-16 राइट ऑफ यूज का, नंबर 2 फिर एक मेच्योरिटी एनालिसिस है, और नंबर 3 फिर एक नरेटिव पैराग्राफ है, एक इंग्लिश में एक्सप्लेन करना। डाटा क्वेश्चन में होगा, हमने जस्ट उसको लिखना कैसे है वो फिर मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब आजेंद्र ये 3 चीजें जो है इनको एक एक करके जरा अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बात मेरी को समझ आ गई वैसे क्या कर रहा हूँ? ये कहाँ जाके क्या करने लगे हम? नोट्स में जाके डिस्क्लोजर देने लगे हैं लेसी की बुक्स में, और राइट ऑफ यूज एसेट का स्केड्यूल, लीज लाइबिलिटी का मैच्योरिटी एनालिसिस, और एक नरेटिव पैराग्राफ कैसे लिखना है। आइए पहली हेडिंग लिखें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इसमें हम राइट ऑफ यूज मशीन जो है उसको डिस्क्लोज करते हैं अभी। इस क्वेश्चन नंबर 3 में कितने लीज्ड एसेट्स अवेलेबल हैं? एक ही है। अगर फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा हो तो फिर कॉलम भी बन सकते थे, एक से ज्यादा अगर लीज्ड एसेट्स होते हैं। एक और है रिक्वायरमेंट भी, जरा देखें उसमें, फिर हमने कंपैरेटिव भी बनाना है। कंसंट्रेट करें सर, पुरानी बातें कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक से ज्यादा क्लासेस हो जाएं फिर तो अकॉर्डिंगली कॉलम्स बनेंगे, और कंपैरेटिव अगर रिक्वायर्ड हो तो पहले करंट ईयर का बनता है और बाद में कंपैरेटिव ईयर। लेकिन क्योंकि अब इसमें हमारी सिर्फ एक ही व्हीकल है, एक ही मशीन है, तो इसलिए शायद हम कंपैरेटिव फॉर्म में कॉलम्स बना सकते हैं। पहले कौन सा साल आ जाएगा? 2012, और साथ 2011 एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा क्लासेस होती तो शायद फिर कॉलम वाइज हमें कंपैरेटिव इकट्ठा बनाना मुश्किल हो जाता। इन दैट केस फिर करंट ईयर का स्केड्यूल पहले और कंपैरेटिव ईयर का अलग हम बनाते हैं। लेकिन इस केस में एक ही राइट ऑफ यूज मशीन है, देयरफॉर कंपैरेटिव फॉर्म में कॉलम्स खोलना है 2012 एंड 2011 का जो स्केड्यूल है कंपैरेटिव फॉर्म में बन सकता है इस केस में। एनी कंफ्यूजन इन माय वर्ड्स? देन कुछ आएंगे वर्ड्स ध्यान में, वही पुराने वर्ड्स हैं सारे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, लिखें वर्ड्स। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के बाद कुछ नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, पहले बेटा शायद ओपनिंग, फिर ओपनिंग कैरिंग अमाउंट, और इस तरह वर्ड्स आएंगे ना अभी। ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वर्ड्स में आ गए। प्लीज मैं ट्राई तो करूंगा सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई ना याद आए तो बता दीजिएगा। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का वर्ड किसको कवर करता है? कॉस्ट मॉडल वाला अगर एसेट है तो कॉस्ट को कवर करेगा, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फेयर वैल्यू को कवर करेगा। तो बताएं जी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का ओपनिंग लिखने की जल्दी ना करें, मतलब फिगर्स की तरफ पहले फिगर्स ढूंढने जरा। सवाल सिंपल बिल्कुल फिगर्स है। 2011 से शुरू करें, ना करें दोबारा सोचें। 2011 से शुरू करें। 2011 में कोई ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का ओपनिंग, अच्छा यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं है, जो भी फिगर हमारी है वो प्रेजेंट वैल्यू वाली फिगर ही है, तो ऐसे जब रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है। लीज स्टार्ट कब हुई थी? 1 जुलाई 10 पे। तो ये 2011 जो मैं लिख रहा हूँ ये 30 जून 2011 है। इसका ओपनिंग कब होता? अगर 30 जून 2010 पे को क्लोजिंग होता, 9 तो नहीं है क्या हो, अगर 10 का क्लोजिंग होता तो वो ब्रॉड डाउन बनना था ना। तो ये जो 20 मिलियन की फिगर है आपके इस एसेट की, ये एज एन एडिशन आनी चाहिए, ये ओपनिंग आनी चाहिए 2011 में। 2011 में तो ये स्टार्ट कब हो रहा है? 2011। ये कहां से कहां तक है 2011 वाला साल? 1 जुलाई 2010 से
अप टू 30 जून 2011 है, तो 2011 के एंगल से ये एडिशन बनेगी। स्टार्ट ऑफ द ईयर पे आपने लीज एसेट ली है, ये कोई 11 में 2010 नहीं आ रहा। तो अगर 2010 में मींस 30 जून 2010 पे एसेट होता तो फिर इसने ओपनिंग बनना था। क्लियर है? तो सामने डैश लगा रहा हूँ, बाकी फिर 12 बाद में डिस्कस करते हैं। एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट हेडिंग बताएं। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यार ना करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग जीरो क्यों होगा? अभी एसेट ही नहीं था। और देन वर्ड्स क्या होते हैं? ओपनिंग कैरिंग अमाउंट। तो 2011 के स्टार्ट पे ओपनिंग कैरिंग अमाउंट इज नील, क्योंकि एक एडिशन के तौर पे राइट ऑफ यूज मशीन 2011 में आई है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पहले 11 कंप्लीट करवा दो। नेक्स्ट वर्ड्स बोला जी, बताएं जी। एडिशन 20। बहुत कुछ और आ सकता है, जरा रिवाइज करना। डिस्पोजल और रिवैल्यूएशन वगैरह वगैरह। हाँ जी, मेन चीज़ों पे आ जाए जरा। एडिशन के अलावा डिस्पोजल नहीं है, रिवैल्यूएशन कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन है। कितनी है डेप्रिसिएशन 2011 की? प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे? एसेट अकाउंट का कॉलम बन रहा है, शायद फाइनली प्रेजेंट हो रहा है। आगे ट्राई करें। क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। अब डेफिनेटली जो हेडिंग्स नहीं एप्लीकेबल है उनको फिर लिखना जरूरी नहीं है, जो फिगर्स एप्लीकेबल है बस वो लिखो। तो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट इज 18 मिलियन। और भी आगे कुछ आता है? अब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का क्लोजिंग कैलकुलेट करते हुए राइट ऑफ यूज एसेट का लेजर, सेपरेट लेजर अपने जहन में लाए। क्या लिखूं? 20। राइट ऑफ यूज के एसेट में तो 20 है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो अलग लेजर बन रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड्स। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग 2 ही क्यों है? क्योंकि अभी पहला ही साल है, वही जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है वही एक्यूमुलेटेड भी है। एंड फाइनली क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट। एनी कंफ्यूजन? 12 करें खुद से कंप्लीट। ये 1 जुलाई 10 में आई है सबूत साहब, इसीलिए तो 2011 की एडिशन है। 30 जून 2000 वाले दिन नहीं थी, इसलिए ब्रॉट डाउन नहीं है 1 जुलाई का, एक एडिशन के तौर पे रिकॉर्ड हुआ। ठीक है सबूत साहब।
जी हो गया सर। ये जो लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंसेस आए थे एज इट इज नेक्स्ट ईयर ओपनिंग, ठीक है। फर्दर डेप्रिसिएशन 2 और 16 WDV, और अगर अलग अलग सोचें तो एसेट 20 में रिकॉर्ड हुआ था और 4 मिलियन उसकी टोटल एक्यूमुलेटेड होगी अप टू 2 इयर्स, इन टोटल 2 इयर्स। जी फाइनली एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? तो अगर लेसी की बुक्स में आपने नोट्स बनाने हो लीज के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? राइट ऑफ यूज एसेट का स्केड्यूल याद आना चाहिए। और कंपैरेटिव अगर मांगा हुआ है और एक ही एसेट है फिर तो कंपैरेटिव फॉर्म में आमने सामने बन जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा एसेट्स होंगे तो फिर वैसे ही पहले हम पूरा स्केड्यूल बना लेते करंट ईयर का 2012 का, और फिर अलग से प्रेजेंट कर लेते 2011। ठीक है सर? ठीक है सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखें जो दूसरा डिस्क्लोजर है। ओके, वैसे इसमें 2-3 चीजें और भी होती थी, यूजफुल लाइफ, मेजरमेंट बेसिस, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वो भी जल्दी से लिखना जरा। डिटेल ऑफ डिस्पोजल, अगर डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन तो तभी एप्लीकेबल है ना अगर होगी तो। डिस्पोजल अगर है तो उसकी भी डिटेल है, और अगर रिवैल्यूएशन है तो उसका भी फिर डिस्क्लोज अपने। लेकिन यूजफुल लाइफ, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेजरमेंट बेसिस बताएंगे। मेजरमेंट बेसिस क्या है? हाँ जी, कोई हमें रिवैल्यूएशन की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मेजरमेंट बेसिस कौन सी भी हो सकती है और कौन सी भी हो सकती है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी और कॉस्ट मॉडल भी। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देयरफॉर कॉस्ट मॉडल। यूजफुल लाइफ फाइनली हमारी कितनी थी? 10 इयर्स। और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट। चलो आगे। देन सेकेंडली बेटा एक डिस्क्लोजर बनना है लीज लायबिलिटी का, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना है डिस्क्लोजर ऑफ लीज लायबिलिटी। अब ये आपके लिए जरा नई चीज है, इसलिए पहले अगर वर्ड्स भी सुन लें और फिगर्स भी ढूंढ लें तो जरा इजी हो जाएगा। वैसे बात शायद सिंपल ही है फाइनली। हेडिंग लिख के काइंडली रुक जाए जरा। इस डिस्क्लोजर की एक हेडिंग होती है मैच्योरिटी एनालिसिस। जस्ट मुझे पहले वर्ड्स लिख लेना, फिर मैं इन वर्ड्स का जरा मीनिंग भी बताता हूँ। और उसके बाद फिर एक डैश है, किस चीज का मैच्योरिटी एनालिसिस? कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। शेयर होल्डर्स को जो रेंटल्स हैं हमारे इस एग्रीमेंट के मुताबिक, उसका एक मैच्योरिटी एनालिसिस बना के दिखाना है जो इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमने पैसे पे करने हैं। इन वर्ड्स का मीनिंग ये है, मैच्योरिटी का मतलब होता है, आप मैच्योरिटी मींस रीपेमेंट डेट सॉर्ट ऑफ। अगर आपसे कहा जाए कि लोन मेच्योर कब हो रहा है तो इसका मीनिंग होता है कि लोन ने कब वापस होना है। तो मैच्योरिटी एनालिसिस मींस ये पैसे जो हमने लीज टर्म में देने हैं ये कब पे करना है, तो उसके लिए वर्ड्स है मैच्योरिटी एनालिसिस। और आगे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब जो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट है, और अनडिस्काउंटेड का मतलब विदाउट प्रेजेंट वैल्यू आपने बताना। ठीक है, जो तो विदाउट प्रेजेंट वैल्यू जो हमने लीज पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट देनी है, उसका हमने शेयर होल्डर्स को ये बताना है कि ये पैसे कब कब वापस होंगे। कुछ वर्ड समझ आ गए प्लीज? एक दफा जरा बोल के जरा लिखना जरा अपने पास, ये हेडिंग जरा याद करनी है। ये बीच में माइनस का साइन कोई नहीं है, बीच में क्या है, एक सॉर्ट ऑफ डैश है, मैच्योरिटी एनालिसिस। लिखे जरा बोल के जरा अपने बाप को तो आवाज आ जाए सर प्लीज। क्या मतलब मैच्योरिटी एनालिसिस? जब पेमेंट्स होनी है उसका एनालिसिस करें, और किन पेमेंट्स का? जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होनी है, और कौन सी पेमेंट्स?
अनडिस्काउंटेड का मतलब विदाउट प्रेजेंट वैल्यू। क्या हमने प्रेजेंट वैल्यूज भी ली हुई, लेकिन ये जो डिस्क्लोजर देना शेयर होल्डर्स को, ये अनडिस्काउंटेड मींस विदाउट प्रेजेंट वैल्यू जो पेमेंट्स अप्लाई करनी उसका एक डिस्क्लोजर। तो क्या हेडिंग होती है इस डिस्क्लोजर की? मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। ये हेडिंग अगर लिख लेंगे तो फिर रुक जाएगा प्लीज। अब बेटा ये जो हमने डिस्क्लोजर बनाने इस केस में, ये हमसे विद कंपैरेटिव भी मांगे हुए हैं। अब विद कंपैरेटिव ये डिस्क्लोजर तरह आमने सामने उस तरह बनाना जरा मुश्किल होता है जिस तरह ऊपर ये राइट ऑफ यूज का स्केड्यूल बन गया था, तो ऊपर नीचे ही ये बन सकेगा। तो पहले मैं 2012 का डिस्क्लोजर बनाऊंगा, वो काइंडली आप में से समझ लीजिएगा, और फिर 2011 का आप खुद से काइंडली ट्राई कीजिएगा। तो मैंने हेडिंग लिखी है, ये मैच्योरिटी एनालिसिस पे मैं बना रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2012। कंपैरेटिव हमेशा कैसे दिया जाता है? पहले करंट ईयर और उसके बाद फिर कंपैरेटिव लास्ट ईयर। अब ये डिस्क्लोजर बड़ा बनाना बहुत ही सिंपल सा है। अब अपने सामने जरा टेबल रखें, जरा जो फाइनेंस चार्ट टेबल है। फाइनेंस चार्ट टेबल में सेकंड कॉलम देखें जरा, रेंटल्स वाला। क्या ये डिस्काउंटेड फिगर्स हैं या अनडिस्काउंटेड फिगर्स हैं? ये अनडिस्काउंटेड फिगर्स, इसका मतलब हमने रेंटल्स ढूंढने। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो अब मैं बोल रहा हूँ, ये डिस्क्लोजर बनाते हुए आप जिस ईयर एंड पे खड़े हैं, इस ईयर एंड से आपने ऑनवर्ड सोचना है। जो पेमेंट्स हो चुकी हैं वो हमने शेयर होल्डर्स को नहीं बतानी, जो फ्यूचर में पेमेंट्स होनी है उनका एनालिसिस हमने करके दिखाना है। तो फ्यूचर का पता कैसे चलेगा? जिस ईयर एंड पे खड़े होकर आप डिस्क्लोजर बना रहे हैं, आपने उससे ऑनवर्ड सोचना है, ऑनवर्ड सोचना है। तो किस ईयर एंड पे खड़े हैं? 30th जून 2012। अपना डिस्क्लोजर, अपना ये सॉरी टेबल देख के बताएं, क्या कुछ रेंटल्स फ्यूचर में पे होने? सर जी प्लीज पे होने हैं सर। कितने टोटल गिन के बताएं। थोड़ा सा अगर फिगर्स के एंगल से देखें तो दो हैं जो 5.8 मिलियन वाले रेंटल्स हैं, और एक 2 मिलियन की एंड में परचेज ऑप्शन की अमाउंट है। कौन सी डेट फ्यूचर में आ रही है? 1 जुलाई 2011 या 12? हम किस डेट पे खड़े होकर सोच रहे हैं? तो 30 जून 2012 पे अगर आप खड़े हैं तो 1 जुलाई 10 वाला रेंटल भी पे हो चुका है, और 1 जुलाई 11 वाला रेंटल भी पे हो चुका है। तो पे हो चुका है, उसकी कोई बहस नहीं है। जो रेंटल्स रह गए हैं फ्यूचर में, उनका हमने ईयर वाइज एक एनालिसिस करके बस शेयर होल्डर को बता देना। तो ये डिस्क्लोजर बनाते हुए क्या जहन में रखना है कि हमने जिस ईयर एंड पे खड़े हैं उस ईयर एंड से ऑनवर्ड्स बनाना है डिस्क्लोजर। और क्या वर्ड्स लिखते हैं? वर्ड्स थोड़े से नए जरूर है, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आपके लिए तभी इंशाल्लाह अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे। सबसे पहले एक हेडिंग लिखी जाती है, पेशेंस दिखाइएगा जरा। एक हेडिंग लिखेंगे हम, लेस देन 1 ईयर। मेरी इस हेडिंग का मतलब यह है कि हम खड़े हैं 30 जून 2012 पे, और अब लेस देन 1 ईयर की हेडिंग में हम ऑनवर्ड्स अगर सोचें तो कौन सा वाला साल फॉल करेगा? 2011। ऑनवर्ड्स जाना है या बैकवर्ड्स जाना है? बैकवर्ड्स नहीं जाना है यार, ऑनवर्ड्स। प्लीज जिस डेट पे आप खड़े हैं उससे ऑनवर्ड्स जाना है। तो 12 के एंड पे अगर खड़े हैं हम, तो लेस देन 1 ईयर में कौन सा साल फॉल कर जाएगा? 30 जून 2013 वाला साल फॉल कर जाएगा। अगर आप 2010 के एंड पे ये डिस्क्लोजर बना रहे होते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो होगा वो लेस देन 1 ईयर में फॉल कर जाएगा। अपना टेबल दोबारा देखें, क्या लेस देन 1 ईयर मींस 2013 वाले साल में कोई रेंटल हमारा पे होना? कितना? अच्छा, डेफिनेटली हमारा जो रेंटल 5.8 मिलियन पे होना है ये नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में ही पे हो जाए, लेकिन ये स्टार्ट में पे हो, नेक्स्ट ईयर में मिड में हो, एंड में हो, नेक्स्ट ईयर के अंदर अंदर जो आपकी अमाउंट्स पे होनी है उन्हें आपने प्रेजेंट कर देना, और विदाउट एनी डिस्काउंटिंग। इट मीन सिंपली आपने पूरा रेंटल प्रेजेंट कर देना। तो किस साल वाला रेंटल मैंने यहाँ लिखा है? 2013 वाला रेंटल 5.8 मिलियन। अब ये प्लीज डेट्स क्लियर रखिएगा, ये 1 जुलाई 12 मींस कौन सा साल शुरू हो गया हुआ? ये 2013 वाला रेंटल, 30 जून 2013 में जो रेंटल पे होना है उसको मैं लिख रहा हूँ।
उसके बाद बेटा फिर हेडिंग होती है। अब ये जो मैं हेडिंग्स बना रहा हूँ ये एज पर IFRS 16 ये हेडिंग्स डिसाइडेड है, मतलब स्टैंडर्ड में लिखेंगे इसको। मतलब हम इन हेडिंग्स को नहीं बदलेंगे, इन्हीं हेडिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद वर्ड्स आएंगे 1 to, अब वो भी हो सकते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड में लिखे हैं 1 to 2 years। अब 1 to 2 years का यहाँ क्या मतलब होगा? मतलब एक साल गुजर गया, एक साल गुजर गया लेकिन दूसरे साल तक, इन अदर वर्ड्स इसमें कौन सा फिर साल आ जाएगा? 2014। तो इस है कोई 2014 में? लेकिन अगर आप गौर से आप देखें तो बताएं कितना है? नहीं 5.8 नहीं है। अगर आप गौर से देखें तो 5.8 भी वही है और 2 भी वही है। एक अमाउंट 5.8 मिलियन 2014 के स्टार्ट में है और दूसरी 2 मिलियन उसी साल के एंड में भी है। तो हमारे इस केस में ये दो अमाउंट सब इकट्ठी होके एक ही साल में यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगी। कुछ क्लियर हो गया प्लीज? अब इस वक्त एप्लीकेबल तो नहीं है, हमारा रेंट एग्रीमेंट तो यही खत्म हो जाएगा, उसके बाद फर्दर कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस अगर कभी आगे लंबा एग्रीमेंट होता तो नेक्स्ट वर्ड्स होते हैं, आप बल्कि बताएंगे अब नेक्स्ट क्या होंगे? 2 to 3 years में कौन सा साल आ जाना था? तो डेफिनेटली अगर वो नहीं है तो स्किप किया जा सकता है। मैं जिस तरह पूरी जो हेडिंग्स हैं वो जरा आपके सामने रख दूं। देन आ जाएगा उसके बाद 3 to 4 years, 3 to 4 years। नेक्स्ट वन 4 to 5 years। हाँ जी 4 to 5 years के बाद फिर इसी तरह 5 to 6 years वाली बहस नहीं है। फिर सिंपली मोर देन 5 years मीन्स अगर उसके आगे 5 साल के आगे 6th ईयर में, 7th ईयर में, 10th ईयर में जो भी रेंटल्स है वो सारे एक ही कंबाइंड हेडिंग मोर देन 5 years की हेडिंग में फिगर आ जाएगी। कुछ बात क्लियर होगी मेरी सारी? एक टोटल कर लें, बट डेफिनेटली ये सारी चीजें यहाँ लिखना कंपलसरी नहीं था अगर ये फिगर्स अवेलेबल नहीं है। एक टोटल करें जरा प्लीज, टोटल कर दें यार। 13.6 मिलियन। क्या है ये 13.6 मिलियन? ये वही है जो ऊपर लिखा था हमने, इसे कहते हैं फिर टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। एक मिनट, जो मैंने वर्ड्स मेन बोले वो जरा एक सेकंड दोबारा सुन लो जरा। मैच्योरिटी एनालिसिस जब आप बना रहे होते हैं तो सबसे पहले अपने ईयर एंड डिसाइड कर लेना है, और जिस ईयर एंड पे आप खड़े हैं उस ईयर एंड से ऑनवर्ड सोचना है, बैकवर्ड्स नहीं, ऑनवर्ड सोचना है। हम 12 पे खड़े थे, 30 जून 2012 के एंड पे खड़े थे, तो ऑनवर्ड ईयर्स में 2013, 14 एंड सो ऑन ईयर्स आने थे। बाकी फर्स्ट हेडिंग इज लेस देन 1 ईयर और उसके बाद फिर 1 to 2 years एंड होपफुली कुछ बाद में याद रखना मुश्किल नहीं है, ये बना लें। और बेस्ट ये है कि 2011 की हेडिंग लिख के नेक्स्ट जरा इंडिविजुअली लिखने की फिगर्स कोशिश भी करें, फिर मैं वो भी आपके सामने बनाता हूँ। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगी? बेटा 2014 में सिर्फ 5.8 मिलियन नहीं है, 2014 में 5.8 मिलियन साल के शुरू में है और ये जो 2 मिलियन है ये 2014 के एंड में है। तो ये दोनों फिगर्स एक ही साल के अंदर है, इसलिए इसे कंबाइन करके हमने लिख लिया है एक हेडिंग। कि परचेज एग्रीमेंट की कोई एंट्री नहीं है सिवाय इसके के राइट ऑफ यूज एसेट अगर आपकी बुक्स में है तो राइट ऑफ यूज एसेट से अब आपका ओन्ड एसेट बस बन जाएगा। तो अगर एक क्लासिफिकेशन एंट्री है तो बस वो होगी ओन्ड एसेट डेबिट, ओन्ड मशीन डेबिट और राइट ऑफ यूज मशीन क्रेडिट। नहीं कंपैरेटिव अब इसका बन सकता है लेकिन इसका आमने सामने थोड़ा सा बनाना टफ हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? बनना तो है अभी, लेकिन आमने सामने अगर हम बनाएंगे ना तो हमें साइमल्टेनियसली अब दो 2012 को पहले मैंने सोचा, फिर 11 को भी इसी के आगे सोचना थोड़ा सा मेरे लिए हमारे लिए टफ हो जाना, इसलिए मैंने बनाया नहीं है, वरना आमने सामने बन सकता है। पहले अगर लिख लेंगे ना पर डेट फॉर द ईयर एंडेड तो शायद प्रेजेंट करना इजी हो जाएगा। बनाना तो है लेकिन आमने सामने इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि शायद जरा फिगर्स को लिखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल ना हो जाए, इसलिए ऊपर नीचे बना रहा हूँ।
अगर आप कहते हैं तो बना लेते हैं, इतना वैसे इम्पॉसिबल भी नहीं होगा शायद। कोई नहीं, दोबारा जरा हेडिंग्स लिख के बना लें, बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बना लें। एटलीस्ट जरा एक दफा दोबारा हेडिंग्स लिख लें, तरह याद ही हो जाए। लेस देन 1 ईयर में हमेशा 2013 आएगा। जिस साल पे के एंड पे खड़े हैं उससे ऑनवर्ड्स चलना है। 2020 पे खड़े हैं तो 21, 22 एंड सो ऑन। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर कि जिस ईयर एंड पे खड़े हैं उससे ऑनवर्ड्स। एक दफा बना लें फॉर द ईयर एंडेड 2011। अगर आप 11 के एंड पे खड़े होते तो कितनी अमाउंट्स होती और वो किन किन हेडिंग्स में होती। अब मैं इस वक्त आपको समझाने के लिए या याद दिलाने के लिए शायद ये ब्रैकेट में ईयर्स लिख रहा हूँ, वरना ये कंपलसरी नहीं है लिखनी। अब 3 रेंटल हो जाएंगे सर अगर आप 11 के एंड पे खड़े हैं, तो 3 फीचर के रेंटल्स, लेकिन जो थर्ड रेंटल है उसके साथ ही एंड पे 2 मिलियन भी प्लस हो जाएगा। और बाकी हेडिंग्स की अब जरूरत नहीं है जो एप्लीकेबल नहीं है। 19.4 मिलियन टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। जी एनी कंफ्यूजन सर? तो नंबर 1 क्या बनता है सर अगर डिस्क्लोजर्स बनाने हो लेसी की बुक्स में? राइट ऑफ यूज एसेट का स्केड्यूल, और नंबर 2 डिस्क्लोजर ऑफ लीज लायबिलिटी, मैच्योरिटी एनालिसिस ऑफ अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। हो गया नोट? देन सर उसके बाद बस आपने क्वेश्चन देख के एक नैरेटिव पैराग्राफ बनाना है। क्वेश्चन में हमें तो इन्फॉर्मेशन है कि लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, लेकिन हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे हैं, तो हमने फिर अब शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिख के बताना है कि इस लीज की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो उसमें 3-4 मेन चीजें क्या होती हैं? एक लीज टर्म है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है, एरियर्स में है या एडवांस में है, तो उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और उसके बाद परचेज ऑप्शन अगर है तो उसको मेंशन कर देना आपने। तो ये सब कुछ हमें क्वेश्चन में से मिलेगा, बस हमने एक पैराग्राफ फॉर्म में कैसे लिखना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में जरा मेरे साथ लिखना। एक स्टार्टिंग पॉइंट इस तरह से बना लेते, कंपनी हैज एंटर्ड इनटू The company has entered into a lease agreement with bank in respect of a machine. अब जरा क्वेश्चन सामने रखें, ये क्वेश्चन से मैंने वर्ड्स उठाने। The company has entered into a lease agreement with bank in respect of, ये मशीन ही थी ना? There are 4 annual installments of rupees 5.8 million in advance. Interest rate is
15.725879%. There is a one finally there is a reasonably certain purchase option of rupees 2 million. यहाँ तक इकट्ठे होने पर एक आखिरी सेंटेंस अभी पहले डिस्कस करते हैं, पहले लिखते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी डिफरेंट हो सकता है और शायद आगे पीछे भी अगर हो जाए तो वो भी इशू नहीं है। क्वेश्चन देख के कुछ मेन 3-4 चीजें, मसलन क्या है इसमें, तीन चार मेन चीजें। पहला तो सेंटेंस जनरलाइज है, इंस्टॉलमेंट्स की अमाउंट क्या है, एडवांस में या एरियर्स में है, लीज टर्म क्या है, बल्कि वो तो शायद मैंने उसी के अंदर कवर कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर अगर परचेज ऑप्शन है तो उसकी अमाउंट आ गई। ओके, क्या करेंगे क्वेश्चन देख के? नोट कर ले तो बता दिएगा, एक छोटा सा पॉइंट रहता है। देन सर समटाइम्स अगर आप किसी बैंक से इवन लोन लें या लीज करवाएं तो बैंक समटाइम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। वर्ड्स गौर से सुनिएगा जरा, वैसे तो इन चीजों का शायद आपको आजकल पाकिस्तान के हालात का भी के बारे में भी पता हो। अगर आप किसी बैंक से लोन या लीज ले रहे हो तो बैंक्स आपकी एक्टिविटीज पे कुछ समटाइम्स रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब तक हमारे पैसे वापस नहीं करेंगे आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे सकते, या जब तक हमारे पैसे वापस नहीं करेंगे आप फर्दर लोन या लीज नहीं करवा सकते। तो अगर आपके क्वेश्चन में कोई ऐसी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हो जो आपको बताई गई हो कि लेसी पे को फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं लीजिंग कंपनी या बैंक ने, तो उसका भी फिर डिस्क्लोजर देना होता है। अपना क्वेश्चन पढ़े जरा, तो ऐसी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। मसलन क्या मैंने वर्ड्स क्या यूज किए, बताएंगे क्या मैंने कहा कि जब तक हमारे पैसे वापस नहीं होंगे आप इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, कोई डिविडेंड नहीं दे सकते, कोई फर्दर लोन नहीं ले सकते, कोई लीज नहीं करवा सकते। तो अगर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आपने फिर एक इंग्लिश का सेंटेंस लिख देना। और अगर आपको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नजर ना आए क्वेश्चन में तो आपने फिर आखिर में सिंपली क्या लिख देना, देयर आर नो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन। अगर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम उन फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस को एक्सप्लेन कर देंगे, और अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी तो शेयर होल्डर्स को हौसला कैसे दे देंगे कि देयर आर नो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लीजिंग कंपनी। तो लेसी के इस नरेटिव पैराग्राफ, नरेटिव डिस्क्लोजर के एंड पे आपने एक सेंटेंस रहा याद रखना, देयर आर नो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लीजिंग कंपनी, या सिंपली लीजिंग कंपनी की जगह यहाँ बैंक है। हमेशा नो ही होगा, अगर इंफॉर्मेशन होगी तो उस नो की जगह फिर हम शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए जी, फाइनली एनी कंफ्यूजन, एक नजर रिवाइज करना जरा, ये जो डिस्क्लोजर बना है क्या क्या बना है, कैसे बना है, कोई अगर कंफ्यूजन जहन में आती है तो एक्सप्लेन करना। और एनी क्वेश्चन काइंडली प्लीज, आगे चलें फिर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गया सारा? देन सर क्वेश्चन नंबर 4 में एक सी रिक्वायरमेंट कल मैंने छोड़ी थी क्योंकि डिस्क्लोजर्स की बात कल नहीं हो सकी थी, तो जरा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की सी रिक्वायरमेंट। क्या मांग रहा है सर, क्या मांग रहा है प्लीज, क्या मांग रहा है? बना लेंगे ये डिस्क्लोजर। अब ये सी रिक्वायरमेंट आज होमवर्क रख लें क्वेश्चन नंबर 4 की, हम जरा कोई और सवाल कर लेते हैं जिसमें ये जरा चीजें और आ जाए। तो पहले जरा क्वेश्चन नंबर 6 ढूंढे, फिर 5 पे आते हैं बात। प्लीज पहला होमवर्क आज क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 सी रिक्वायरमेंट
मेरा ख्याल है जो भी अवेलेबल चीजें हैं सारी बना लीजिएगा, स्केड्यूल भी एक दफा बना लीजिएगा, वो भी बुला लग रहा है, लेकिन इसमें कंपैरेटिव ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ 2004 की वर्किंग मांग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले 6 में जरा 1 मिनट आ जाए, अब जरा कुछ और वेरिएशंस जरा देखें। मिल गया सबको जी? कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं? नमान इंजीनियरिंग क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज। Naman Engineering entered into a lease arrangement for which the following information is available. Date of agreement is 1st July 9. Please start Neri. 1st July 9. Lease payments are 2.5 million के बाद words underline कर लें. Semi annual in arrears. Semi annual का मतलब 6 monthly और arrears का मतलब, अच्छा arrears का मतलब होता है end of the period, end of the year नहीं है, और एडवांस का मीनिंग होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ फॉर एग्जांपल, तो एरियर्स का मीनिंग हो जाएगा एट द एंड ऑफ द मंथ, और एडवांस का मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हो तो एरियर्स मींस एंड ऑफ द क्वार्टर, एडवांस मींस बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, और सेमी एनुअल 6 मंथली अगर है और एरियर्स हैं तो एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, ये सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा। तो अभी तक हम जब क्वेश्चंस करते हैं उसमें एनुअल रेंटल्स आ रहे थे, तो अगर सेमी एनुअल हो जाए और अभी आगे चलेंगे हम तो क्वार्टरली हो जाए तो क्या वेरिएशन आएगी, शायद आइडिया आपको है, अभी डिस्कस करते हैं। यूजफुल लाइफ 8 इयर्स बता रहा है, इंटरेस्ट रेट बता रहा है 13.731%। पीए मींस पर एनम। इंटरेस्ट रेट बाय डिफॉल्ट अगर गिवन हो तो ये पर एनम ही होता है, अनलेस वो मेंशन करे ये पर मंथ है या पर क्वार्टर है, पर सेमी एनुअल है। अगर फॉर एग्जांपल ये पीए ना भी लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट रेट्स पर एनम ही गिवन होते हैं। लीज टर्म 6 इयर्स है। अब अगर लीज टर्म बेटा 6 इयर्स है और पॉइंट नंबर 2 में सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो टोटल इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनेगी? ये 12 हो जाएंगे। 6 इयर्स में सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट सोच के बताएं, पॉइंट ए और बी देख के। हाँ जी, 31 दिसंबर 2009 एरियर्स, सेमी एनुअल एरियर्स। एक और बोल दें 30th जून 10, तो सेमी एनुअल एरियर्स में लिखे। प्रिपेयर रिक्वायरमेंट एक, प्रिपेयर द एंट्रीज लेसीज बुक्स फिलहाल चल रही हैं फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2010 एंड 11। फिर बी रिक्वायरमेंट में वही एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, नोट्स भी हैं, तो पहले आ जाए ये रिक्वायरमेंट ही कंप्लीट करें। सब कुछ वही है जो आपको पता है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल हो जाए तो हमारी वर्किंग में क्या लॉजिकल चेंज आना चाहिए वो मैंने डिस्कस करना है, बाकी इंशाल्लाह सब कुछ आपको पता है। शुरू करें जी, बिजनेस नेम वगैरह लिखें, हेडिंग्स बनाएं। General entries is for the year ended 30th June 2010। जी फर्स्ट एलिमेंट एज, प्लीज पार्टिसिपेट। 1 जुलाई 2009। क्या ज़हन में आता है जी इस दिन? राइट ऑफ यूज कोई है सेट का नाम? ऐसा कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है।
राइट ऑफ यूज एसेट कर रहे हैं, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। किस अमाउंट से? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स की तरफ वर्किंग पहले समझ लीजिएगा। मेरी हमेशा सजेशन है कि अगर प्रेजेंट वैल्यू अपने कैलकुलेट करनी हो तो पहले लीज पेमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लो। तो लीज पेमेंट्स और प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस है? लीज पेमेंट्स का मतलब जो टोटल पैसे देने हैं, और प्रेजेंट वैल्यू फिर उसमें से इंटरेस्ट निकाल देना। तो पहले लीज पेमेंट्स जरा ढूंढने, स्टार्ट से लेके एंड तक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमने क्या पे करना है। जी पढ़े जी। 25 लाख रुपीस की इंस्टॉलमेंट है, एरियर्स में है, लीज टर्म 6 साल है, कोई एडवांस में डिपॉजिट, कोई एंड में परचेज ऑप्शन की अमाउंट कुछ भी नजर नहीं आ रही है, शायद 12 बस इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब ये भी डिसीजन ले लें, मिलियंस में करें, थाउजेंड्स में करें, रुपीस में करें। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तसल्ली से सोच। आई होप कि कोई ये नहीं कह रहा जो बोर्ड में नजर आएगा वो कर लेंगे। कल तो ठीक है, पर कल आपने अच्छी परफॉर्मेंस वैसे दिखाई है मिलियंस पे, तो मेरे ख्याल मिलियंस में कर लेना चाहिए। मुझे तो शदीद खतरा था कि हम राउंडिंग ऑफ में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप अलाउ करें, अब मुझे गुस्से से देख रहे हैं सारे, तो हुक्म करें सर, जैसे कॉमा लगा देता हूँ अगर आप गुस्से से देख रहे हैं, तो बाद में जीरो लगा। हुक्म 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 सर। 2.5 इंटू 12 सर। 12 कहाँ से आ गए? 12 कहाँ से आ गया है? 6 साल लीज टर्म है, सेमी एनुअल है, मल्टीप्लाइड बाय 12 इंस्टॉलमेंट्स, तो 30 मिलियन तो हो गई लीज पेमेंट्स। ठीक है, और ऊपर पे मेंशन करना है रुपीज इन मिलियंस। देन अब प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग जरा पेशेंस दिखा के लॉजिकली आप भी अप्लाई करें माइंड, और अगर कोई डिफरेंस है तो वो किए वो भी मुझसे सुना। ये 2.5 मिलियन की 12 इंस्टॉलमेंट्स हैं, एक से ज्यादा है, इक्वल है, और इनका जो टाइम का गैप है वो सेमी एनुअल ठीक है, लेकिन सेमी एनुअल ही है। एन्यूटी लग सकता है। ये 30 मिलियन की इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं निकाल रहा? क्योंकि ये 30 मिलियन इकट्ठा नहीं जाना, ये भी क्लियर रखिएगा, कंडी अचानक फिर ना कभी दिल करता है कि इतना 30 मिलियन इकट्ठा 6 साल बाद या 12 इंस्टॉलमेंट्स के बाद नहीं जाना। इस 30 मिलियन ने इंस्टॉलमेंट्स में पे होना, तो देयरफॉर हमें अलग अलग वर्किंग करनी पड़नी है, लेकिन एन्यूटी यूज हो सकता है बिकॉज सेम इंस्टॉलमेंट्स है। जी 2.5 मिलियन की जब पहली इंस्टॉलमेंट है, ये भी एरियर्स में, अगर ये एडवांस में होती तो पहली अलग हो जाती, फिर बाकी 11 रह जाती, लेकिन क्योंकि एरियर्स में इसलिए सारी इंस्टॉलमेंट्स प्रेजेंट वैल्यू में आ जाएंगी। एन्यूटी का फार्मूला बोले, साइड पेशेंस सिखाएं, 1 माइनस 1 प्लस, अब रेट ढूंढने दो। अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है और रेट एनुअल है, तो देयरफॉर फिर अब आपने इस रेट को सेमी एनुअल बनाना। अगर तो इंस्टॉलमेंट एनुअल है तो रेट भी एनुअल ही होगा, लेकिन अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो आपने फिर एनुअल रेट को सेमी एनुअल कैसे बना लेना है? डिवाइड बाय 2 सिंपली ठीक है, 6/12 कर रहे हैं आप, लेकिन अगर एक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हो जाती तो डिवाइड बाय 4 सॉर्ट ऑफ हो जाना था, मंथली हो जाती तो डिवाइड बाय 12 हो जाना, जैसे मंथली क्वार्टरली सेमी एनुअली अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलमेंट क्योंकि सेमी एनुअली है, इसलिए आप रेट को पहले सेमी एनुअल में कन्वर्ट करें जरा। 13.731 डिवाइड बाय 2 समझ आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6 मंथ्स का कन्वर्ट कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका आया 6.8655, लेकिन ये बड़ा भी परसेंटेजेस में है। अब जब मैं इसे लिखूंगा तो
बताएंगे कैसे लिखूंगा? 0.068655। ओके प्लीज। और इंस्टॉलमेंट सब -12 हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अगर ये एडवांस में रेंटल होते हैं तो 2.5 एक अलग हो जाता, इवन देन रेट एडजस्ट होता और -12 की जगह -11 हो जाता। एरियाज में होने की वजह से 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स जिनमें इंटरेस्ट है, और डिवाइडेड बाय 0.068655। बात कुछ क्लियर होगी? तो अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं तो दो जगह शायद चेंज आया, एक मैंने रेट को सेमी एनुअल किया है, और नंबर 2 जो एन है वो भी अकॉर्डिंगली सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स के एंगल से एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स जिनमें इंस्टॉलमेंट्स पे होनी है। एनी कंफ्यूजन? बाकी वर्किंग बड़ा टफ नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही है, लेकिन ये जो चेंजेस अब आई हैं इनको जरा कहीं आप भी जरा नोट कर लीजिए। ये 0.06 आया कैसे, कंप्लीट करना। लेकिन इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल है ना उस्मान, वो फिर सवाल हमारा अपना हो जाएगा। फिर हम ये कहना चाह रहे होंगे कि ये जो 2.5 मिलियन है ये हमने साल बाद देना। नहीं मतलब 2.5 मिलियन अगर आप लिख रहे हैं तो 2.5 मिलियन के 12 रेंटल है, तो फिर 6 नहीं है। नहीं वो जो बात करें मैं उस पर बाद में आता हूँ, लेकिन पहले जो आपने किया वो ठीक है। अब इसे दूसरी अब बात करें 2.5 मिलियन इंटू 2 जो आप करना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने ये पैसे 6 महीने बाद नहीं देने, मैं साल बाद इकट्ठा 5 मिलियन दूंगा। आप यकीन नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन ये नहीं कह रहा। आप ये कह रहे हैं कि मैंने 2.5 मिलियन 6 महीने बाद नहीं देना, मैं साल बाद 5 मिलियन दूंगा। हो सकता है आप ये कहना चाहते हो, लेकिन नुमान इंजीनियरिंग का जो एग्रीमेंट हुआ है वो 6 महीने बाद वाला होगा। नहीं, ये दोनों एंगल से बात समझ आ गई। इंटू 2 क्यों नहीं? वो हमारा सवाल है कि 5 मिलियन हमने सालाना देना है एरियज में। ओके, लेकिन नुमान इंजीनियरिंग का एग्रीमेंट ये नहीं, बात मेरी क्लियरली कर लीजिए। तो अगर इंस्टॉलमेंट सेमी एनुअल हो जाए तो आपने रेट को सेमी एनुअल में कन्वर्ट करके एन अकॉर्डिंगली सेमी एनुअल पीरियड्स बना लें। एंड सिमिलरली अगर मंथली होता तो मंथली इंस्टॉलमेंट उठाएं और नंबर ऑफ मंथ्स के एंगल से एन उठाएं और रेट को मंथली बनाएं, और अगर क्वार्टरली होता अकॉर्डिंगली क्वार्टरली बनाएं। जी आंसर? और जाने दें यार 20, यार नहीं आ रहा 20, 19 पॉइंट एंड गेम ऑन। हुक्म करें सर, क्या लिखें? लिख दो जी 20। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप के आई कैप हॉल में जाके कम से कम ये खौफ खत्म हो गया हुआ है कि वहां गेम राउंडिंग ऑफ से बहुत आगे है। वहां तो ये सोचना भी गुनाह हो जाता है कि राउंड करूं या ना करूं, वहां तो बस लिखूं और गेम आगे बढ़ाऊं। अल्लाह ना करे वहां आपने कभी 5 मिनट लगाए हो कि राउंड करूं ना करूं, क्या लिखूं। अल्लाह करे कि आपको असल चीजें याद आती हैं, आई हो बल्कि आती भी हो रही है। ये जरिए नहीं कन्फ्यूज है, आगे गेम बढ़ाए सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। नेक्स्ट डेट सर जी गेम वही होगी, बाकी एक डिफरेंस और आना है, बाकी उसके बाद सब कुछ वही है। ईयर एंड क्या आपका 30 जून 2010, लेकिन व्हाट विल बी द नेक्स्ट रेलेवेंट डेट इन दिस केस? 31 दिसंबर 2009 पे रुकने की वजह फर्स्ट रेंटल पे होना। ये रेंट नहीं आ रहा, 6 महीने गुजर गए, फर्स्ट सेमी एनुअल रेंटल पे होगा। इसमें कोई इंटरेस्ट होगा? इसमें कोई इंटरेस्ट होगा? टेबल बनेगा, आजे टेबल में। एडवांस में तो नहीं है रेंटल, 6 मंथली है ना यार। ये हेडिंग्स बनाई जब आपको पता चल गई हुई है, हेडिंग सेम है।
डेट, रेंटल्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। फर्स्ट लाइन खुद से लिखना जरा। जी, स्टार्टिंग डेट 1 जुलाई, स्टार्टिंग अमाउंट, ये पहला स्टेप नहीं भूल जाना, सीधे रेंटल नहीं लिखने शुरू हो जाना। स्टार्टिंग लायबिलिटी बिफोर एनीथिंग 20 मिलियन लायबिलिटी जिससे अमाउंट से क्रेडिट हुई है। जी बेटा, अब नेक्स्ट डेट, अब एक जरा स्टेप करवा दें जरा। नेक्स्ट डेट, यहाँ ईयर एंड्स नहीं आने, या एग्रीमेंट के एंगल से डेट्स आपने लिखनी है। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट रेलेवेंट डेट इन दिस एग्रीमेंट? 31 दिसंबर 2009। अब एक मिनट जरा पेशेंस सिखाइएगा। रेंटल की अमाउंट बताएं। 2.5, इस 2.5 में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूं? इस रेंटल पे इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे है, और रेंटल में है, पे नहीं है। रेंटल में इंटरेस्ट है, लेकिन कैलकुलेट किस पे होना है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। लेकिन बेटा रेट बताएं। हाँ जी चलिए ठीक है, आपने तो 13.731 बोला है, लेकिन ये 13.731 एनुअल रेट है। असल इशू ये है कि क्या ये 20 मिलियन पूरा साल आप आउटस्टैंडिंग रहेगा? ये 6 महीने बाद बदलेगा। अब इस पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करेंगे आप? क्योंकि 20 मिलियन रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग फॉर जस्ट 6 मंथ्स, 31 दिसंबर पे तो उसने चेंज हो जाना है। तो अब इसमें दो वेज हो सकते हैं, या तो एनुअल रेट लेके मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करते जाएं, या ऑल्टरनेटिवली बताएं आप 6 मंथ्स का हमने रेट ऑलरेडी भी कैलकुलेट किया हुआ था, या एज इट इज 6 मंथली रेट यूज करना है, या अगर एनुअल रेट लेना है तो मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करके 6 मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ये 6 मंथली कैलकुलेट क्यों हो रहा है ये पता सबको? 6 महीने बाद अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस बदल रहा है। एनी कंफ्यूजन? बताएं जरा फिगर। 1.37 प्रिंसिपल बैलेंसिंग आ जाएगा 1.13 और रिमेनिंग प्रिंसिपल आ जाएगा 18.87। एनी कंफ्यूजन? 6/12 डन है जी बेटा। ऑनलाइन 6/12 या 6 मंथली इंटरेस्ट, जिस तरह भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं। एक लाइन और करवानी है जी भी। नेक्स्ट डेट बोला, नेक्स्ट डेट 30 जून 2010। रेंटल 2.5, 18.87 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय रेट इंटू 6/12। एक मिनट करवा दे जरा प्लीज। 1.3 शायद हो रहा है, 295 है शायद। देखते रहे हिम्मत करें, जो भी आ रहा बता दो। 1.2 नहीं, बैलेंसिंग फिगर 1.2 और फाइनल बैलेंस 17.67। नहीं हो रहा? 6 मंथली समझ आ गया? अब यहां से ऑनवर्ड्स कहां तक जाना है? कितनी इंस्टॉलमेंट्स आनी है टोटल? अब ये बेटा 12 आनी है, लेकिन एक मिनट यहाँ रुके जरा। अब पूरा टेबल बनाना भी जरूरी नहीं है। यहां तक बन गया सबका? इंस्टॉलमेंट्स टोटल 12 है, लेकिन पूरा टेबल बनाना जरूरी नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट शायद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहां तक टेबल सफिशिएंट रहेगा। तो जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पढ़े एक मिनट, कंसंट्रेशन से जरा सुनिएगा, शायद आप फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने एंट्रीज तो करनी है 30 जून 2010 की और 11 की। तो 10 की एंट्रीज तो इन दो रेंटल से हो जाएंगी,
और 11 के एंट्रीज के लिए हमें 2 शायद रेंटल्स और चाहिए। लेकिन एक मिनट जरा, बी रिक्वायरमेंट पे है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, जब बी रिक्वायरमेंट में है जरा, बी रिक्वायरमेंट में हमने 2011 के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं और कंपैरेटिव बनाना है। जी नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स तो इंशाल्लाह पहले कॉलम से ही बनते हैं, उसका कोई खास इशू नहीं है। अब जब आप एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे 2011 के, तो 2011 का क्लोजिंग ढूंढेंगे। हिम्मत सर जी हिम्मत, और फिर इसे करंट और नॉन करंट में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2011 के एंड पे जब आप खड़े होंगे तो करंट पोर्शन का मतलब क्या होगा? 2012 में जो पैसे जाने हैं, 11 के ग्रैंड पे खड़े हैं हम, तो जो क्लोजिंग लाइबिलिटी होगी उसमें से जो 2012 में पैसे जाने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, और जो 2012 के बाद पैसे जाने होंगे वो नॉन करंट है। तो शायद अगर आप 2012 तक वर्किंग कर रहे हैं तो उससे आगे की वर्किंग इसलिए जरूरत नहीं है कि 2012 30 जून 2012 के सामने जो बैलेंस के कॉलम में फिगर आ रही होगी वो शायद फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज को रिफ्लेक्ट कर रही होगी। तो जिस ईयर एंड तक शायद आपको एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, उस ईयर एंड से अगर एक साल आप और आगे बना लें तो शायद आपका काम सफिशिएंटली पूरा हो जाएगा। प्लीज हाउ टू डिसाइड कि हम कहां तक बना लें तो सफिशिएंट है। मैंने आपके सामने क्या पढ़ा, मैंने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स देखी हैं। अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ रिक्वायरमेंट यही होती तो मेरा ख्याल है 2 और काफी हैं, 30 जून 11 2 और नेक्स्ट 2 काफी हैं। लेकिन क्योंकि देन हमने एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं और 11 के भी बनाने हैं, तो 11 के एक्सट्रैक्ट्स बनाते हुए हमें 2012 की फिगर्स रिक्वायर्ड होंगी करंट पोर्शन के लिए। हाँ जो 2012 के सामने फाइनल फिगर्स आ रही होंगी बैलेंस के कॉलम में, वो हम एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी उठा लेंगे, क्योंकि उसके नीचे जितनी भी फिगर्स होती हैं उसका टोटल फिर वही बैलेंस के कॉलम में आ रहा होता है। ये बात आखिरी पता है सबको कि जो नॉन करंट फिगर होती है वो करंट पोर्शन के सामने जो बैलेंस की फिगर आ रही होती है वही फिगर कैलकुलेट हुई होती है। अब करें वर्किंग, अब सारा टेबल टाइम वेस्टिंग है। कहां तक बनाएंगे जरा फाइनली आप बता दें, ये करें कंप्लीट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया?
ये उस्मान फिगर जरा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आइए। वन पॉइंट जी 16.38, तो ये 1.3 की जगह पर क्या है? 1.21, 37, next one 1.37, जीरो जीरो ही है, ठीक है आपका 1.47, 1.03, 13.54, 3 है, अप्रोक्सीमेटली ठीक है। 1.57, 0.93, 11.96, मेरा ख्याल है उस क्लास को बनने नहीं देंगे, अल्लाह का क्या पे नया सब्जेक्ट ही ऐड ना करते। ये सबको पता है कि मैं रुक गया हूँ, ये जीरो तो हुआ नहीं अभी, आगे जरूरत नहीं, आगे इसकी जरूरत नहीं है, तो एंजॉयमेंट भी है सच ऑन, अगर की है तो ऑफ भी करनी है। जी सर, कर क्या रहे थे सर ऑफिस में? एंट्रीज करना चाह रहे थे जी, अप्रोक्सीमेटली ओके जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी करेंगे खुद से, मेरा ख्याल हो सकता है 31 दिसंबर की डेट है, क्या करेंगे? एक डबल एंट्री होनी है, क्या जिस पीरियड का रेंटल है उसी पीरियड में पे हो रहा है? तो सिंपल एंट्री है शायद 31 दिसंबर 2009 के रेंटल का ब्रेकअप हो गया 1.13 और 1.37, जहन में लाएं क्या एंट्री होनी चाहिए? लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 2.5 million, 1.13, 1.37, ठीक है जी, एनी कंफ्यूजन? हो गया सबका? नेक्स्ट डेट बताएं। हाँ जी, ईयर एंड नहीं भी आया, सॉरी ईयर एंड पे एक सेकंड इंस्टॉलमेंट आ गई जी, सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। सेकंड रेंटल इन एरियर्स, लीज लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 1.2, 1.3, ठीक है जी। अब फाइनली बिल्कुल सही है जी, साल गुजर गया, राइट ऑफ यूज एसेट की डेप्रिसिएशन का सही लॉजिकली डिसाइड करें डिसीजन। एक नजर देख लें जी, पेज नंबर 3 अगर रिवाइज करना तो कर लें। दानियाल की मासूम सी आवाज आ रही थी, बड़ी मुश्किल ढूंढा मैंने, क्योंकि दानियाल का दोस्त तो मेरे को गायब है, तो दानियाल मुझे महसूस होता गायब है, लेकिन आवाज आ रही थी, मैंने पता नहीं बंदा है कहाँ। ये सर डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation credit,
क्या कोई ओनरशिप ट्रांसफर की बहस हो रही है? इंफॉर्मेशन नहीं है यार। कोई परचेज ऑप्शन विच इज रीजनेबली सर्टेन, उसका भी जिक्र नहीं है। देयरफॉर बेटा डेप्रिसिएशन तो सेमी एनुअल नहीं होती है। डेप्रिसिएशन सेमी एनुअल या क्वार्टरली की बहस नहीं ना है। डेप्रिसिएशन तो नॉर्मली ईयर एंड पे चार्ट होती है, जितना अर्सा एसेट यूज हुआ। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आप भी देखें नहीं काइंडली, अगर फॉर एग्जांपल एक 31 दिसंबर पे ईयर एंड आ रहा होता और 1 जुलाई पे एग्रीमेंट हुआ है, तो बस एक रेंटल उस साल पे होता और फिर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन भी आती। तो डेप्रिसिएशन का डिसीजन तो बेटा ईयर एंड पे करेंगे। डेप्रिसिएशन का डिसीजन तो ईयर एंड पे ही करते हैं और फिर जितना अर्सा एसेट यूज हुआ है अकॉर्डिंगली इस टाइम पीरियड की आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। क्लियर? ये बताइए जी कैसे वर्किंग करें? 20 मिलियन डिवाइड बाय 8 क्यों नहीं? कल वाले क्वेश्चन में तो आप यूजफुल लाइफ ले रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया है, 4 में भी दिया है। क्या डिफरेंस है? वहां परचेज ऑप्शन की इंफॉर्मेशन थी, यहाँ ना कोई ओनरशिप ट्रांसफर की बहस है, ना कोई परचेज ऑप्शन की इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो देयरफॉर हम एज्यूम करेंगे कि परचेज ऑप्शन नहीं है और देयरफॉर फिर शॉर्टर पे जाएं या लॉन्गर पे जाएं? 6 या 8? एनी कंफ्यूजन? 3.33 जी सर। अगर एसेट है ही अपना नहीं तो फिर डेबिट क्यों किए? तो ये बात आज क्यों हो रही है? ये नहीं, मेरी बात सुनो, ये बात क्वेश्चन नंबर 5 में क्यों हो रही है? चल ठीक है, वो ये बात कर लेते ना भैया। जी भाई ने एक सवाल उठाया, जब एसेट अपना है ही नहीं तो फिर सवाल ये है कि डेबिट क्यों किया? डेप्रिसिएशन तो बात की वजह से नहीं, मतलब फिर सवाल इस वक्त ये है कि एसेट डेबिट क्यों किया? मेन सवाल तो ये है। सर क्या चीज यूज करनी, ये जरा सवाल जरा ज्यादा टफ है, तो पहले जरा सर क्या चीज यूज करनी? तो जब एसेट यूज करेंगे तो फिर डेप्रिशिएट हो गए। वैसे यूज करना क्या था? तो ऐसे से फायदा ले रहे हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। लेकिन भाई का सवाल ये है कि जब एसेट है ही नहीं, अच्छा वैसे एसेट हमारा, ये एसेट है किसका? अच्छा नाम उसके है, बात जरा कंसल्टेशन सुनिएगा जरा, नाम किसके है? बैंक के। तो नाम हमारे नहीं, तो असल सवाल शायद ये कि फिर हमने डेबिट क्यों किए? नहीं सही है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, नाम हमारे नहीं है, ये एसेट है हमारा है भी नहीं, लेकिन इस्तेमाल करके बेनिफिट एज एल ऐसी हम ही ले रहे हैं। ये क्लियर? लीगली हमारे नाम नहीं है, लेकिन एज अ लेसी यूज हम ही करके बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो ये सर आपने ना एक FPRC जो इसको एग्जाम्ट है, उसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये मैंने उस वक्त इसलिए बात नहीं की क्योंकि आप लोग बड़े आराम से मान लिया था कि ऐसे डेबिट कर लेते हैं, वरना असल में ये जो सारी लीज की अकाउंटिंग हो रही है, लीगली नाम नहीं हमारे, लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज जो होती हैं ये लीगल लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल रियलिटी में और फैक्चुअल रियलिटी में अगर डिफरेंस आ जाए तो देन मेरा ख्याल लिख लेता था, लेकिन ये खैर उस वक्त लिखना चाहिए था कहीं, एक हेडिंग लिखा था कहीं, ये टेबल जहां मैंने उसके नीचे लिखा, असल में एक कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हम अकाउंटेंट्स जो है अकाउंटिंग एंट्री करते हुए लीगल रियलिटी को कंसिडर नहीं करते, हम ये देखते हैं कि एग्रीमेंट के फैक्ट्स क्या हैं। तो एग्रीमेंट की हकीकत ये है कि इस एसेट को यूज लेसी नहीं करना, हालांकि इस एग्रीमेंट की लीगल सिचुएशन ये है कि एसेट लेसर के नाम पे है। तो एक मिनट मैं जरा थोड़ा सा वर्ड्स जरा उर्दू में या अपने डिस्कशन के एंगल से समझा दूं, उसके बाद फिर लिख लेता हूं। नॉर्मल सिचुएशन ये होती है कि आप एसेट खरीदते भी खुद हैं और इस्तेमाल भी खुद करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, आप एसेट परचेज करते हैं, वो आपके नाम भी होता है और आपने ही उसे यूज करना होता है, तो लीगली भी एसेट आपका है और फैक्चुअली भी आपने इस्तेमाल करके बेनिफिट्स लेने हैं, तो इस केस में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर
लीगल सिचुएशन कुछ और हो जाए, और लीगल सिचुएशन क्या लीज में कि एसेट लेसर के नाम है, और फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि यूज लेसी कर रहा है। तो हम अकाउंटेंट फिर फैक्ट्स की बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, लीगल रेमेडी को कंसिडर नहीं करते बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब मैं इधर इसको डिफाइन कर लेता हूँ। व्हेन एवर, ये कॉन्सेप्ट ही कहता है कि व्हेन एवर whenever there is a conflict between legal reality and facts of agreement, लीगल रियलिटी क्या है लीज में, एसेट लेसर का, और फैक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट क्या है, हकीकत क्या है इस एग्रीमेंट की। ये लेसर ने एसेट अपने लिए नहीं लिया, लेसर ने एसेट लेसी के यूज के लिए की है। वो हकीकत लीगली कुछ और है, फैक्ट्स कुछ और है, फैक्चुअल रियलिटी कुछ और है और लीगल रियलिटी कुछ और है। तो इसमें अगर तजाद हो जाए, कंफ्लिक्ट हो जाए, तो देन अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड, देन अकाउंटिंग entries are made on the basis of facts of agreement कह लें या factual reality कह लें। चलो फिर हम लीगल रियलिटी को कंसिडर नहीं करेंगे, फिर हम फैक्ट्स की बेस पे अकाउंटिंग करेंगे। तो इसकी एक एग्जांपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट की, एक एग्जांपल है या एप्लीकेशन है लीज एग्रीमेंट। ठीक है, बाकी ये बुबकर साहब जो आप लेसर का कह रहे हैं, ये जब इंशाल्लाह लेसर की डिटेल में डिस्कशन होनी है फिर उस वक्त डिस्कस करेंगे लेसर को। तो अभी फिर मिक्स हो जाएगा जरा, इस वक्त जरा लेसी के एंगल से एक राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी जो क्रेडिट हो रही है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। नहीं, एसेट की डेफिनेशन पर हाल पूरा उतर रहा है। नहीं, नॉर्मली ये कंट्रोल जो होता है वो लीगल रियलिटी की वजह से भी होता है, मतलब लीगली भी आपके नाम होना चाहिए, लेकिन वहां ये नहीं लिखा हुआ आपके नाम हो, आपके कंट्रोल, आप बैंक ने आपसे एग्री किया हुआ है कि वो इसे मांगेगा नहीं, इसलिए आपके कंट्रोल में। एसेट की डेफिनेशन के मुताबिक मेरा हाल पूरा उतर ही रहा है। हाँ तो नहीं, इवन देन हमने जो एसेट रिकॉर्ड किया हालांकि वो हमारे नाम नहीं है, तो वो इस कॉन्सेप्ट की भी ये भी फ्रेमवर्क में है, ये डेफिनेशन ये भी उसी में है। ठीक है, दोनों तरह से है। ठीक है, ये क्लियर हो गए दोनों हजरात जी। डेप्रिसिएशन की बहस हो रही थी सर, 6 या 8 आगे बढ़े सर। एक दूसरे साल की एंट्रीज भी रिक्वायर्ड है। रिक्वायरमेंट प्लीज सही तरह खत्म करें। जनरल स्टूडेंट्स ओके प्लीज। अब आवाज का इशू तो नहीं प्लीज। नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज करें, खुद से करें, वाइंड अप कर लें। 2011 सोचे फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2011। जी रेंटल्स की पेमेंट्स ही आनी है सर 31 दिसंबर 10 पे, वही सेम एंट्रीज रिपीट हो रही हैं।
लीज लायबिलिटी डेबिट, एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। उस्मान ब्रेकअप बताइए। 1.2 नहीं, 1.121, 30th June 11, डेप्रिसिएशन का डिसीजन लें। मेथड ना पता हो तो सेम डेप्रिसिएशन रिपीट हो जाएगी। जी अगर कंप्लीट कर लेंगे तो काइंडली बताइए। एनी कंफ्यूजन जर्नल स्टूडेंट्स? कितनी एंट्रीज हुई हैं? कौन कौन से? 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं और एक डेप्रिसिएशन है। आई बी रिक्वायरमेंट पढ़ा। शुरू करें जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट, उसमें राइट ऑफ यूज तो फाइनल करें। स्पीड अप हो जाए, कंप्लीट कर ले रिमेनिंग टाइम। ये एंट्रीज तो नहीं लिखा कोई जर्नल स्टूडेंट्स? थर्टीएथ जून 2011।
जी सर, राइट ऑफ यूज एसेट इज रिकॉर्डेड एट रुपीज इन मिलियंस, 20 million less accumulated appreciation 3.33 और ऑपोजिट साइड पे 6.66 accumulated figure 20 minus 16.67 13.34। चलिए जी, काइंडली नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज पे जरा सारी इकट्ठे हो। ये फॉर्मेट कंप्लीट करना जरा, इसमें एक छोटी सी नई चीज है। किसे कहते हैं करंट लाइबिलिटी? जिस ईयर एंड पे आप हैं, जिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे आप हैं, उस डेट से ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर में जो पैसे देने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, और जो आफ्टर 12 मंथ्स पैसे देने हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटी। डन है? इसमें बेटा अब सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स होने की वजह से एक छोटा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा, गौर से देखें जरा, टेबल निकालें जरा। कंपैरेटिव बना रहे हैं शायद 11 10, लेकिन अलग अलग सोचा करें हमेशा। लेट्स अज्यूम 30 जून 2010 अगर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ढूंढने की क्लोजिंग। ये जरा शायद टेबल इतना मुश्किल नहीं है, ईयर एंड्स पे ही शायद इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं। तो 17.67 क्या है? 30 जून 2010 का क्लोजिंग है। अब इससे जब 10 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे तो इसमें से करंट और नॉन करंट सेग्रीगेट करेंगे, तो करंट लायबिलिटी की फिगर कौन सी बनेगी? हाँ जी बेटा, सिर्फ आप एक नहीं होगी, ये दो क्यों होंगी? अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स थी, तो नेक्स्ट एक ही इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट 1 ईयर में आ रही थी, लेकिन अब सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स की वजह से नेक्स्ट 12 मंथ्स में दो जो अमाउंट्स हैं वो प्लस होके करंट लायबिलिटीज में आएंगी, और इस दूसरी अमाउंट के सामने जो बैलेंस रह जाएगा ये फिर नॉन करंट लायबिलिटीज में है। बात समझ आ गई प्लीज? ये लिखिए अपने हाथ से, फिर मैं बाद में प्रेजेंट करता हूँ। ये अगली दो क्यों प्लस हो रही हैं? हाँ जी, नेक्स्ट 12 मंथ्स है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है। करंट लायबिलिटी डजंट मीन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट 12 मंथ्स। अगर ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती तो शायद नेक्स्ट 12 ऐड हो रही होती, नेक्स्ट 12 ऐड होके करंट पोर्शन बनेगा, और उसके बाद अगर कोई अमाउंट्स रह जाएंगे तो वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो अभी तक जो इससे पहले क्वेश्चंस हो रहे थे वो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स वाले थे, तो अगर सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है तो नेक्स्ट 12 मंथ्स में दो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो रही हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई बात? तो टोटल क्या बनता है जी? 1.29 और 1.38, 2.67 करंट लायबिलिटीज में आएगा, और 15 मिलियन जो रह जाएगा वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। अब 2011 खुद से करें। हाँ जी, उसका क्लोजिंग 15 है, तो उसी तरह आगे जरा अप्लाई कर लें जरा। जब आप 2011 के एंड पे खड़े होंगे तो उससे अगले साल के जो दो इंस्टॉलमेंट्स के पैसे हैं वो प्लस करके करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे, और जो 11.96 रह जाएगा वो नॉन करंट में आ जाएगा। तो ये जो हमने एक साल एक्सटेंड किया इसे 2011 से आगे एक साल लेके गए वो शायद इसी करंट पोर्शन की वजह से लेके गए। नोट कर लिया आपने? ये 10 में ब्रेकअप है, नॉन करंट में 15 और करंट में 2 पॉइंट, इसका जरा ब्रेकअप लिखवा देना 2.67 प्लस 1.38। आप भी बल्कि लिख लीजिएगा जरा साथ पे वर्किंग। इसी तरह लीज लायबिलिटी 11.96 या 7 6, और करंट पोर्शन
3.04 का ब्रेकअप 1.7 प्लस 57, ठीक है। इंटरेस्ट पेएबल का डिसीजन है, और यार इतना सारा तो है, क्या हो गया? क्या जो इंकर हुआ था वो पे हो गया? तो जो अभी फ्यूचर का है वो एक्सपेंस भी नहीं है, एक्सपेंस ही नहीं है तो देर पर लायबिलिटी की बहस ही नहीं है। जो एक्सपेंस बना था वो पे कर दिया हुआ है, ठीक है। वर्ड्स ओके जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, नोट्स की हेडिंग लिखे, नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको फिगर्स क्लियर होगी। इसमें राइट ऑफ यूज वाला स्केड्यूल जरा खुद से बनाए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 2-3 मिनट में जरा पिछला देख के बनाना तो बना ले, जरा हेडिंग्स अपने हाथ से दोबारा गुजारना।
यूजफुल लाइफ है बेटा वही जिस पे हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं। आशिक, हमारे एंगल से, एब्लेसी के एंगल से यूजफुल लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड अप टू लीस्ट टर्म। अब वो टोटल तो 8 है लेकिन हमसे रेलिवेंट नहीं है। ट्राई किया करें प्लीज है। अब ये स्केड्यूल इंडिविजुअली बनना चाहिए, जस्ट फिगर्स ही प्रेजेंट करनी है, हेडिंग्स मकसद इसका यही था कि हेडिंग्स रिवाइज हो रहे हैं। ये हो गया पूरा। ये मैच्योरिटी एनालिसिस जरा बनाना मैंने आपके साथ, तो 1 साल का जरा बनवा दे, 2011 का फिर 10 का बनाएगा। ये बनाए डिस्प्ले, कहाँ पहुंचे हम? ये राइट ऑफ यूज हो गया, स्केड्यूल हो गया जी सबका, एनी कंफ्यूजन? चले आए जरा एक बनवा दें जरा, इसमें एक चेंज है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2011। अपना फाइनेंस चार्ट टेबल और 1 मिनट सामने रख लें, बनवा दें जरा, जस्ट एक शायद नई चीज आपके सामने आनी है तो वो पहले फाइनल कर लें, बाकी बन जाएगा। किस डेट पे खड़े होकर सोचना है? ऑनवर्ड्स जाना है, बैकवर्ड्स जाना है? ऑनवर्ड्स का मतलब 2012 एंड ऑन, ऑन 13 वगैरह। अब इसमें हमने वो पूरा टेबल नहीं बनाया हुआ, लेकिन वैसे भी सोचा जा सकता है। पूरा टेबल नहीं है, रेंटल्स का कॉलम देखना था हमने। तो टोटल रेंटल्स कितने थे? 12। 30 जून 2011 तक हमारे 4 रेंटल शायद पे हो चुके हैं। नहीं मतलब वैसे मैं गिनवा रहा हूँ, 4 रेंटल पे हो चुके हैं, तो टोटल 12 में से 4 पे हो चुके हैं, तो 8 रह गए। 8 रह गए किन सालों में? 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में। 8 है लेकिन दो होंगे सेमी एनुअल। देख लो दोबारा कितने टोटल, कितनी इंस्टॉलमेंट्स है? 12। कितनी रेंटल्स पे हो गए हुए? ऑनवर्ड्स 8 रह गए, और 8 सेमी एनुअल रेंटल्स हैं।
4 साल, अगले 4 सालों में पे हो। पहली हेडिंग क्या होती है? लेस देन 1 ईयर में इस केस में कौन सा साल फॉल करेगा? 2012 के 2 हैं, लेकिन क्या एक साल में एक होंगे या 2? तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस 5 मिलियन के 2 रेंटल्स नेक्स्ट 12 मंथ्स। तब ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई हो गया? तो सेमी एनुअल होने की वजह से 2 रेंटल्स नेक्स्ट 12 मंथ्स में। अगर ये मंथली होते तो मल्टीप्लाइड बाय 12, क्वार्टरली होता तो मल्टीप्लाइड बाय 4। नेक्स्ट 12 मंथ्स की बहस है। उसके बाद अब जरा स्पेसिफाई करने कौन से साल है, ताकि जरा 2012 वाले 2 रेंटल 2.5 इंटू 2, 1 to 2 ईयर्स कंप्लीट कर लें आप सब। 1 to 2 ईयर्स 2013 वाला साल 2.5 इंटू 2 to 3 years, 3 to 4 years. टोटल 20 मिलियन बनेगा। 2.5 मिलियन के 8 रेंटल्स, टोटल अनडिस्काउंटेड लीज पेमेंट्स। एनी कंफ्यूजन? तो सेमी एनुअल होने की वजह से 2 रेंटल्स एक साल में जो ड्यू हो रहे हैं वो फिर कंबाइन होकर इन हेडिंग्स में आ रहे हैं। ये बड़ा अनलेसमेंट ठीक है। टाइम है, कंप्लीट कर लें 2010 भी, अगर 2010 के एंड पे खड़े हो कर ले फाइनल। ये कंप्लीट कर रहे हैं आप 2011 10। जी समझ आ गया प्लीज? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट था और क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा सा रह गया, इसका नैरेटिव पैराग्राफ लिख लेंगे तो इंग्लिश में। ये चलें दो चीजें कंप्लीट करें फिर आज। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6, ये जो रिमेनिंग थोड़ा सा रह गया।
ये वो जो हम जो 2-3 लाइनें रेट वगैरह, कंपनी अब है नहीं मेरा ख्याल। नहीं सिर्फ कंपनी उधर, वो तो नाम जरूरी नहीं, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट विद द बैंक, बस इस तरह का जनरलाइज स्टेट। जो पढ़ा है ये 2-3 दिनों में जरा रिवाइज कीजिएगा, कल इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई एक छोटे से टेस्ट का टाइम निकल आएगा, ठीक है? तो कल पेंडिंग जरा छोटी सी प्रिपरेशन और टेस्ट भी होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज। ये बड़ा वो देख लें 2015 तक ही आएगा, लेकिन 4 to 5 ईयर्स तक आ जाएगा। 4 to 5 ईयर्स की हेडिंग में मेरा ख्याल फिगर आएगी लास्ट। बना लीजिएगा, पर कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज।